नमस्कार साथियों। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आज आपके लिए आपके पेपर का सॉल्यूशन कर पाया हूँ। पेपर इतना आसान नहीं था कि कोई एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले और ये कहे कि पेपर बहुत आसान था। ये कहना शायद ही बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो आपके पेपर में जो साइकोलॉजी का लेवल देखा जाए तो हम उसको आसान नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं। और आपका लेवल ऐसा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं जो 4-5 क्वेश्चन ही कह सकते जो इजी हैं, और जो बाकी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी टफ हैं। एक्चुअल में किसी ने रीट दिया होगा या फिर डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी ने रीट दिया है तो वहाँ की जो बुक होती हैं, जैसे दिशा पब्लिकेशन है, उसमें ये मोस्टली क्वेश्चन मिल रहे हैं। यानी राजस्थान के मैंने कई रीट दिए हैं, मेरे 3 रीट क्वालिफाइड हैं। तो मैंने वहाँ पर ही अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलते थे, और आज आपके जो पीजीटी में भी दिए हुए हैं, मोस्टली क्वेश्चन उसी तरह बनाए गए हैं। और कुछ क्वेश्चन तो इतने डाउट में डाल देते हैं कि उसके उत्तर तक पहुँचना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो काफ़ी बुक से मैंने आपके प्रश्नों का हल ढूँढा है, और मेरे पास जो भी नोट्स वगैरह थे उन सब की मैंने हेल्प ली है। तब जाकर मैं आपके आंसर की सेट कर पाऊँगा। और मैं यही आप सभी को भी यही सम कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है आपके पेपर को हल करने की। फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, क्योंकि भाई साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ जो पेपर बनाने वाला होता है उसी को ही पता होता है कि इसका सही उत्तर क्या है। हम तो उसको डाउट में ही रखते हैं। तो तब तक की नहीं आती, तब तक हमने क्या करते हैं, ये रखते हैं कि हमारा शायद ये ठीक होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। देखो, यहाँ पर बात है विकास की विशेषता की। अब देखो, विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल विकास है जो, उसमें विभिन्न अवस्थाओं में क्या है, परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद है, प्रारंभिक विकास परिवर्तित विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखो, प्रारंभिक विकास से जब बच्चे की शुरू में ही ग्रोथ नहीं होगी तो बाद में उसका इफेक्ट पड़ता है। तो प्रारंभिक विकास है वो परिवर्तित विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। फिर है, विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है। देखो, अपूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल। देखो, विकास होता है ना, जो विकास पूर्वानुमेय होता है, हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। देखो, प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वाक्य पूर्ति तकनीकी। देखो, वाक्य पूर्ति तकनीकी है, ये प्रक्षेपी विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है। उसके बाद प्रश्नावली, चेकलिस्ट और साक्षात्कार, ये सभी क्या हैं, ये मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं, ये क्या है, नॉन टेस्टिंग और टेस्टिंग होती हैं, उन्हीं का एक पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो डाउट चेकलिस्ट में भी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा वाक्य पूर्ति तकनीकी ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है, यानी जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से उसका पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा है, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। सामाजिक भूमिकाएं, बिल्कुल होती है भाई।
शरीर प्रतिमा, ये भी बिल्कुल है। जो आत्म संपर्क है इन दोनों पर आधारित है। तो इसके उत्तर भी क्या होगा, उपरोक्त दोनों, 1 और 2। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। यानी जुंग द्वारा बताई गई है कि कौन सी अंतर्मुखी चिंतन प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। आत्म केंद्रित भी होता है, ठीक है। अंतर्मुखी जो होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, अपने स्वयं के बौद्धिक काम काज में मग्न रहते, बिल्कुल अपने काम में। अंतर्मुखी होते ही ऐसे हैं जो अपने काम में हमेशा क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। उसके बाद है, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। अंतर्मुखी बिल्कुल तथ्यों के साथ अपने बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेगा। ये है भाई आशावादी, आशावादी नहीं होते, ठीक है। जुंग ने कहा था जो अंतर्मुखी होते आशावादी नहीं होते। जो जुंग ने 3 अवस्थाएं बताई थी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो आशावादी होते हैं वे होते हैं बहिर्मुखी। उसके बाद है 5वां है हमारा, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। 16 वर्ष की, देखो 16 वर्ष यानी बच्चा है किस अवस्था में पहुंच चुका है, किशोर अवस्था में पहुंच चुका है। बच्चा किस अवस्था में पहुंच चुका है, किशोर अवस्था में पहुंच चुका है। तो देखो अब उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उनका वजन भी क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखो जन्म के समय जो शिशु का मस्तिष्क होता है ना, वो 350 ग्राम का होता है। और 12 वर्ष के समय जब मस्तिष्क का भार होता है वो 1260 ग्राम का होता है। कितना होता है, 1260 ग्राम का। कब होता है, जब 12 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ 16 वर्ष की बात आई है। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो उसके शिशु के मस्तिष्क का वजन हो जाता है लगभग 1350 ग्राम या 1300 से 1400 ग्राम। ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा उत्तर यही होगा, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक। उसके बाद है, कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तित्व विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया। देखो ये बहुत कम पढ़ने को मिलता होगा भाई, ये वैज्ञानिकों ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो ये तो आपने कहीं ना कहीं पेपर में, तो क्या पता आप क्या करके आए हो, लेकिन मैंने भी इसको सर्च किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सर फ्रांसिस गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है, तो देखो सबसे पहले दमन, यानी जो अपनी इच्छाओं को क्या कर दिया जाता है, दबा लिया जाता है। प्रतिगमन यानी थोप दिया जाता है। युक्तिकरण, ये सभी क्या है, प्रत्यक्ष, ये क्या है, प्रत्यक्ष तरीका बताने, ये सभी क्या है, इनडायरेक्ट हैं। और इसमें डायरेक्ट क्या है, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, ठीक है। ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। उसके बाद है आठवां है हमारा, आठवां क्या है, कोहलबर्ग निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत सत्र के अंतर्गत आती है। उत्तर रूढ़िगत सत्र के अंतर्गत आती है। आपको पता है जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है। उसने 3 सत्र बताए थे। कितने सत्र बताए थे, 3 सत्र बताए थे, ठीक है। और प्रत्येक के 2-2 उपभेद थे, ठीक है। जैसे सबसे पहले है दंड एवं आज्ञाकारिता, दंड एवं आज्ञाकारिता, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक अनुबंध, अनुबंध, ठीक है। लेकिन यहाँ उत्तर रूढ़िगत पूछा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, उत्तर रूढ़िगत, क्या पूछा यहाँ पर, उत्तर रूढ़िगत। अब 3 थी, उसकी कौन सी थी, प्री कन्वेंशनल स्तर, फिर था कन्वेंशनल स्तर, फिर था पोस्ट कन्वेंशनल सत्र, ठीक है। उत्तर रूढ़िगत सत्र, तो उसमें क्या आता है, उसमें 2 आती हैं। एक तो आता है सामाजिक संबंध दर्शाता है, दूसरा क्या होती है, सार्वभौमिक नैतिकता आती है।
तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें देखो, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, ये तो आता है सेकंड में, ठीक है। और दंड एवं आज्ञाकारिता किस में आता है? यह आता है फर्स्ट में। तो सामाजिक अनुबंध किस में आता है? यह आता है उत्तर रूढ़िगत सत्र में, यानी जो तीसरा सत्र होता है उसका पहला भाग होता है। उसके बाद 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ क्या बताना है? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। देखो, संवेगात्मक स्थिरता, विरोधी मानसिकता दशाएं, व्यवसाय की चिंता, वीर पूजा की भावना, बिल्कुल होता है, वीर पूजा की भावना भी होती है किशोरावस्था में। व्यवसाय की चिंता, उसको भविष्य की भी चिंता हो जाती है। विरोधी मानसिक दशाएं, ठीक है। विपरीत लिंगी होता है बच्चा, इसमें एक दूसरे उसके प्रति क्या होता है? आकर्षित होता है। संवेगात्मक स्थिरता नहीं, इसमें क्या होती है? स्थिरता नहीं होती, अस्थिरता होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब बच्चा किशोरावस्था में होता है उसके अंदर बहुत सारे संवेग उठते हैं, तो यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा। उसके बाद है हमारा 10वां है, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाता है। देखो, अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए, यानी अनुदेशन से जो सीखते हो क्या होता है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। क्या होता है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी समृद्धि का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी समृद्धि का लक्षण नहीं है? देखो, तीव्रता, बिल्कुल, जिसके अंदर अच्छी समृद्धि होगी, यानी जिसकी मेमोरी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, शार्प होगी, वो तीव्रता जल्दी से ही क्या कर लेगा? किसी भी कार्य को कर लेगा या जल्दी से ही कैच करेगा। उसके बाद शुद्धता, बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना, बिल्कुल सही बात है। जब समय के अनुसार ही हम अपनी मेमोरी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारी अच्छी समृद्धि होगी? नहीं होगी। अब यहाँ पर पूछा है कि अच्छी समृद्धि का लक्षण नहीं है औसत धारण। ये क्या है? अच्छी समृद्धि का लक्षण नहीं है। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यानी बंडूरा का आप सभी को पता है, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। और बंडूरा ने क्या कहा था कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अनुकूलन द्वारा सीखते हैं, अनुकूलन द्वारा सीखते हैं, अवलोकन द्वारा सीखते हैं, सॉरी, अनुकूलन द्वारा नहीं सीखते, ये क्या है? गलत है। मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं। बच्चे किससे सीखते हैं? मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं। अनुकरण द्वारा सीखते हैं, बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम द्वारा बच्चे सीखते हैं, यानी अवलोकन करते हैं, जो जहाँ रहता है वही अपना लेता है, जो उसे अच्छा लगता है वही अपना लेता होता है, अवलोकनात्मक अधिगम, ठीक है। मॉडलिंग, बिल्कुल सही है। मॉडलिंग यानी बच्चे किसी को क्या बना लेते हैं? अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुकूलन, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? अनुकूलन। यहाँ पर नहीं पूछा है। अब देखो, इन्होंने एस्टेट वालों ने भी सीटेट वाली, जो उनकी सीटेट वाली स्ट्रेटजी थी वो आजमा ली है अब इसने, ठीक है। उसी को फॉलो करने लगे हैं, नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा पूछने लगे हैं। उसके बाद है, शेल्डर ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्ति का श्रेणी अनुपात क्या बताया था? देखो, इन्होंने भी क्या किया था? 4 श्रेणियों में बांटा था। और जो एंडोमॉर्फिक थे, बताए थे ना, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो उसमें क्या बांटा है इन्होंने? 7:1:1 का अनुपात क्या बताया था इन्होंने? 7:7:1:1 का रेशो बताया था। उसके बाद है एरिक्सन के अनुसार व्यक्तिगत विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी।
पहली थी विश्वास बनाम अविश्वास, ये थी 1 साल की, ठीक है, 1 साल तक होती है। फिर थी स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक, जिसकी अवधि 1 से 3 साल तक होती है। उसके बाद थी तीसरी थी पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष, ठीक है, ये होती है 3 से 5 साल तक। फिर था परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, ये कौन सी स्तर में आता है, ये व्यक्तित्व विकास की चौथी अवस्था में आता है। फिर था पांचवी थी पहचान बनाम संभ्रांति, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये कौन सी है, पांचवी अवस्था है। ये कितने साल तक होती है, 12 से 18 साल तक होती है, ठीक है। और छठी थी घनिष्ठता बनाम अलगाव, सातवीं थी जननात्मक बनाम स्थिरता, और आठवीं थी संपूर्णता बनाम निराशा। आगे हमारा 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। देखो, गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। देखो, यहाँ पर जो गिलफोर्ड था, इन्होंने सृजनात्मकता बालकों के अधिकतम सामान्य विशेषक होते हैं, इन्होंने कहा था वे मौलिक गुणों को शामिल करता है। मौलिक गुणों को शामिल करता है, यानी मौलिक तो हो गया, मौलिक गुणों को शामिल करता है। उसके अंदर क्या होती है, प्रभाविता होती है, लचीलापन होती है, लेकिन उद्भवन उसके अंदर नहीं होता। यही क्या है, सृजनात्मकता का तत्व तो नहीं, और यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। देखो, अधिगम के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। ये तो खुद ही अधिगम का प्रकार है, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ये बाकी क्या है, धनात्मक स्थानांतरण के प्रकार हैं। उसके बाद देखो 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। देखो, फ्रायड ने नहीं 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी, 5 अवस्थाएं बताई थी। अब देखो, सबसे पहली थी उनकी क्या थी, ये थी मुख्यावस्था। ये क्या थी, मुख्यावस्था, ये 0 से 1 वर्ष तक होती है। फिर बताई थी उन्होंने गुद्धावस्था, ठीक है, ये कितनी होती है, 2 से 3 वर्ष तक होती है, 2 से 3 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसमें क्या करता है, मलमूत्र त्याग करने या काम वासना शांत करता है, मलमूत्र त्याग कर ये बच्चा अपनी काम वासना शांत करता है। उसके बाद है शेषावस्था, ठीक है, शेषावस्था होती है 4 से 6 वर्ष तक। और फिर होता है अव्यक्त या सुप्तावस्था, ठीक है, इसमें क्या आएगा, स्वायत्त अवस्था है, जो मनोलैंगिक की अवस्था है फ्रायड की, उसमें नहीं आती, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा, स्वायत्त अवस्था, ठीक है। उसके बाद देखो 18वां है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। ये बात किसने कही थी। देखो, मनोविज्ञान में जोर ही किस पे दिया जाता है कि व्यवहार का अध्ययन करना है, और व्यवहार के अध्ययन पर जोर किसने दिया था, जो व्यवहारवादी थे उन्होंने दिया था। वैसे तो वाटसन होता तो यहाँ पर वाटसन भी उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर मैकडूगल दिया गया, मैकडूगल भी क्या थे, व्यवहारवादी थे, यही क्या होगा, यहाँ पर उत्तर होगा। देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सटीक उत्तर बताया जाए, ताकि आप कहीं इधर उधर न भटको। मैंने बहुत सारी बुक के माध्यम से या अपने मेरे पास जो भी नोट्स थे उनके माध्यम से मैंने आपके पेपर को हल करने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को साथ के साथ लाइक भी करते रहिए, और आगे आने वाले एग्ज़ाम का भी मैं आपको जल्द ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के मनोभौतिकी विधि नहीं है। देखो,
न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, शिथिल उद्दीपक की विधि, औसतन माध्यम त्रुटि की विधि। ये सारी क्या हैं, मनोविज्ञान के अंदर विधि हैं। उद्दीपक की विधि भी है, औसत अथवा माध्यम त्रुटि की विधि, व्यक्तिगत मनोवृत्ति में परिमार्जन। देखो ये शायद कोई भी विधि नहीं है, इसमें डाउट है, मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊँगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर या तो 3 होगा या 4 होगा, लेकिन जहाँ तक बात है इसका उत्तर 4 ही मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा 20वां है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नांकित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? जहाँ पर पूर्व ज्ञान, रूपांतरण, संगठन, पुनर्संगठन आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर किसका जिक्र है, पियाजे का जिक्र है। किसका जिक्र है वहाँ पर? पियाजे का जिक्र है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा 21वां है, पियाजे के संज्ञातों के विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। देखो, स्कीमा, आत्मसातकरण, संविष्टीकरण, संतुलीकरण, ये सभी किसने दिए थे? ये सभी जीन पियाजे ने दिए थे। तो देखो इसका जैसे सबसे पहले स्कीमा क्या होता है? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए खुद का ढंग, यानी किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए हमारा खुद का जो ढंग होता है, ठीक है। देखो यही बात आई, ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड, यानी हमारा जो खुद का ढंग है वही क्या स्कीमा है। यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। अब बात आती है आगे, देखो संतुलीकरण है। स्कीमा में क्या करना है, अपना स्कीमा में बदलाव कर लेना क्या होता है, संतुलीकरण होता है। उसके बाद है, एक अंग्रेजी अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण है? यह किस प्रकार का, देखो जो अधिगम का स्थानांतरण होता है उसकी क्या होती हैं, कई विधियाँ होती हैं। जैसे अधिगम स्थानांतरण, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और शून्य अधिगम स्थानांतरण, या लंबागतम अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, या रेखीय संहति अधिगम स्थानांतरण। अब देखो अध्यापक ने जो किया तो उसी का इफेक्ट क्या हुआ, आगे जाकर भी बच्चे ने क्या किया, उसी का प्रयोग किया। यानी अब अध्यापक तो वहाँ कर रहा था, अब बच्चे ने वही पकड़ लिया, यानी बच्चा उसका क्या ले गया, नेगेटिव इफेक्ट ले गया, ठीक है। असर तो पड़ा लेकिन ऋणात्मक अंतरण आएगा। इसका उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक अंतरण। इसमें डाउट तो लंबवत अंतरण में भी होता है, लेकिन जो लंबागतम अधिगम स्थानांतरण होता है उसमें क्या होता है, जब एक कार्य सीख लेने के पश्चात उससे ऊंचे स्तर पर कार्य को सीखने में किया जाता है तो उसे लंबागतम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन यहाँ ऊंचे की जिक्र नहीं है, लेकिन जो अध्यापक कर रहा था बच्चे ने क्या किया, वही फॉलो किया, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक अंतरण। उसके बाद देखो, मूर्य द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तिगत के किस सिद्धांत के संबंधित है? देखो TAT सुना होगा आपने, TAT आपने सुना होगा। TAT मॉर्गन मुर्रे द्वारा विकसित किया गया था। ये क्या है, एक प्रक्षेपी विधि है। अब देखो ये कह रहा है ये किससे संबंधित है। अब देखो और भी बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की और भी बहुत सारी विधियां हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधि है, प्रकार सिद्धांत भी है, शीलगुण प्रकार सिद्धांत, ये खाली शीलगुण सिद्धांत अलग है और प्रकार सिद्धांत अलग अलग हैं, ठीक है। अब शीलगुण सिद्धांत ये कह रहा है जो टेट है, ठीक है, टेट में उसने क्या किया था, चित्रों का प्रयोग किया था, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, आंतरिक गुणों का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ये कह रहा है इन गुणों में से जो टेट है, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, वो किस में आता है,
ठीक है। अब ये भी डाउट है यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा शीलगुण सिद्धांत में आता है। किस में आता है? शीलगुण सिद्धांत में आता है, क्योंकि शीलगुण सिद्धांत से भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, जो व्यक्ति है वो शीलगुणों क्या करता है, उसमें सुंदरता, रंग, रूप, लंबाई, स्वास्थ्य आदि इसमें आधारित होते हैं। या मानसिक योग, बच्चे की जो मानसिक योग्यताएं हैं उनको पता लगाने के लिए ये परीक्षण किए जाते हैं। ये मूल्यांकन जो विधियां हैं इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 25वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? देखो यहाँ पर पूछा गया है मॉडरेट के मेंटल, तो ये क्या है, 36 से 51 तक होता है। उसके बाद हमारा 26वां है, 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? देखो एडलर ने क्या किया था, टाइप बताए थे, तो उनमें से जो उनकी जीवन शैली का प्रकार नहीं वो है आलसी टाइप। क्या है? आलसी टाइप। उसके बाद है रोरसाशाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड थे? आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ, जो प्रक्षेपी विधियाँ थी, ठीक है, जो प्रक्षेपी विधियाँ थी उसमें आ था जैसे टेटे, कैटे, ठीक है, और उसी में एक आ था रोरसाशाही धब्बा परीक्षण, रोरसाशाही धब्बा परीक्षण, ठीक है। ये किसने किया था? ये किया था हरमन रोरसा ने। उसने कितने कार्ड का प्रयोग किया था? 10 कार्ड का प्रयोग किया था, 10 कार्ड का प्रयोग किया था। कितने कार्ड का प्रयोग किया था? 10 कार्ड का प्रयोग किया था। और उन पे रोमन में लिखा था, जैसे 1 ये होता है 1 2, ठीक है, ऐसे 10 तक उसने लिखा था, ठीक है। रंग बिरंगे धब्बे थे उनके ऊपर, क्या थे? रंग बिरंगे धब्बे थे। उसके बाद है निम्नलिखित निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? देखो स्प्रेंजर द्वारा जो दिया गया है वो क्या है? वो है एथलेटिक, ठीक है, सुडोल काय है, जो क्या है, ये व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। जो एथलेटिक है, सुडोलकाय है, ये दिया था क्रेस्मर ने दिया था। इसको किसने दिया था? क्रेस्मर ने दिया था। उसके बाद 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है? अधिगम के उन्होंने प्राथमिक और गौण नियम दिए थे। तत्परता का नियम ये प्राथमिक है, अभ्यास का नियम ये भी प्राथमिक है, और प्रभाव का नियम ये भी प्राथमिक है। मानसिक वर्ती का नियम, देखो ये कई नाम होते हैं इनके, ठीक है। जो अधिक जो जो थोर्नडाइक ने नियम दिए थे, इसको मनोदशा के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब जिसने मनोदशा पढ़ा होगा, इंग्लिश में सेम होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मेंटल सेट, ठीक है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? मानसिक वर्ती का नियम। उसके बाद है 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? देखो यहाँ पर आपको निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। इन्होंने मिलती जुलती विशेषताएं बता दी और बहुत करीब जा रहे हैं, जितने भी इसके ऑप्शन हैं वो उत्तर के बहुत करीब जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वे में है, चारों पॉजिटिव वे में है। अब हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन हम पता लगाएंगे कि इसका उत्तर क्या हो। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्तित अवस्था होती है, बिल्कुल होती है। उसके बाद देखो किशोरावस्था किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है, बिल्कुल होती है। ये व्यक्ति स्पष्ट नहीं कर पाता है कि मैं क्या करूं, ठीक है, कहते हैं ना बच्चा मझधार में फंस जाता है। उसके बाद देखो किशोरावस्था होती है जो कितने वर्ष तक होती है? 12 से 18 वर्ष तक होती है। उसके बाद देखो किशोरावस्था की दहलीज होती, किशोरावस्था वयस्कावस्था, हाँ किशोरावस्था के बाद क्या आती है? वयस्कावस्था आती है, उसकी दहलीज होती है, बिल्कुल सही है। किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है, किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है। यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है,
क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा बहुत कन्फ्यूजन में रहता है, वास्तविक परिस्थिति से गुजर तो जाता है लेकिन सही निर्णय नहीं कर पाता है। उसके बाद है, देखो हमारा 23 रह गया था, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारित है। देखो जो उद्दीपन होता है उनको बाह्य तत्व भी करते हैं और आंतरिक भी निर्धारित करते हैं। देखो अभिरुचि बिल्कुल हमारी आंतरिक होती है, हमारे अंदर जो अभिरुचि आंतरिक होती है, आदत भी हमारी अपनी जैसी हम बनाते हैं वैसी ही बन जाती है। ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा भी हमें क्या करनी पड़ती है, ये भी हमारी क्या है, आंतरिक है। उसके बाद है उद्दीपन की अवधि, ये शायद ये क्या है, ये बाहर पर डिपेंड करती है। जो कोई भी उद्दीपन होता है उसकी अवधि हमारी क्या है, आंतरिक निर्धारित तत्व नहीं है। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके लिए। आपका प्रश्न पत्र जो जो आपका लेवल 3 था, तो जहाँ तक भी है ये जो मैंने इसका हल किया है ये बिल्कुल सही मिलेगा। और आपको यकीन नहीं आता जब किया है तो इसको मिलाकर देख लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो डालूँ तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।